गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, हमने जो लास्ट क्लास में जो डिस्कशन कर रहे थे वो थायोफिन का हम पीक पॉइंट डिस्कस कर रहे थे, लास्ट टॉपिक। ठीक है, तो जो थायोफिन था उसमें सबसे पहले देखो नॉर्मल जो चीज़ें थी वो मैं थोड़ा कुछ बता देती हूँ, क्योंकि लास्ट जो इसका पॉइंट हम पढ़ रहे थे वो स्ट्रक्चर और एरोमेटिसिटी से रिलेवेंट था। ठीक है ना, हम इनकी रिएक्टिविटी को कंपेयर कर रहे थे, स्टेबिलिटी को कंपेयर कर रहे थे फ्यूरेन, थायोफिन और पिरोल के लिए। ठीक है, तो मैंने आपको स्टेबिलिटी सबसे पहले बताई थी। सबसे पहले हमने क्या बात की थी? स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी, जिसकी रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी तो बेंजीन की होती है, फिर होती है थायोफिन की, ठीक है, फिर किसकी होती है? पिरोल की, और फिर होती है फ्यूरेन की। ये स्टेबिलिटी है। तो जनरल जो रिएक्टिविटी कंसेप्ट है वो क्या कहता है कि जो जितना स्टेबल होता है उतना ही कम रिएक्टिव होता है। यानी मैं ये ऑर्डर लिख दूँ, ठीक है, लेकिन हेटेरोसाइक्लिस में ये ऑर्डर फेवरेबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की EN ज़्यादा होने की वजह से, ठीक है, इसकी EN ज़्यादा होने की वजह से इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है पिरोल से, और ऑर्डर जो है वो आपको ये मिलता है। ये हमारे लिए एक्चुअल ऑर्डर है जो हमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मान के इसको याद रखना है कि स्टेबिलिटी ऑर्डर तो क्या होता है और रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है। अगर आपसे रीज़न कोई पूछता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप सिंपल क्या कहेंगे? सुनो, आपको कोई पूछे, लाइक कोई कौन एग्जामिनर, ठीक है, वही पूछेगा। क्या हो सकता है? क्वेश्चन कुछ ऐसे वो पूछ सकता है कि जो थायोफिन होता है उसकी स्टेबिलिटी पिरोल और फ्यूरेन के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, पिरोल और फ्यूरेन की तुलना में ज़्यादा स्टेबल होता है थायोफिन। क्यों? समझाइए। तो हमें समझाना है उसको। क्या समझाएंगे? कि सबसे पहले आप थायोफिन की रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाओगे, उसे बताओगे कि जो थायोफिन है इसमें p ऑर्बिटल के साथ साथ d ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व होते हैं ड्यूरिंग रेजोनेंस। तो जब रेजोनेंस में d ऑर्बिटल भी भाग लेने लगेंगे तो सीधी सी बात है जो फ्यूरेन और पिरोल हैं उनमें जो अनुनादी संरचनाओं की संख्या थी उससे थायोफिन में ज़्यादा अनुनादी संरचनाएं देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ p के साथ d ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व है। ठीक है, अब अनुनादी संरचनाएं अगर ज़्यादा है तो सीधी सी बात है अनुनाद ऊर्जा भी ज़्यादा निकलने वाली है, और अनुनाद ऊर्जा ज़्यादा होते ही सिस्टम स्टेबल हो जाना है। इसलिए जो थायोफिन है वो स्टेबल होता है पिरोल और फ्यूरेन से। ठीक है, अब अगर इन दोनों को कंपेयर करें कि भाई पिरोल का ज़्यादा क्यों है, तो इसका भी रीज़न आपको पता है कि जो पिरोल होता है उसकी जो अनुनाद ऊर्जा होती है, ठीक है ना, वो ज़्यादा होती है किससे? फ्यूरेन से। अब अनुनाद ऊर्जा ज़्यादा क्यों होती है उसका रीज़न क्या होता है? सेम वही EN पे बेस्ड आप रीज़न दे सकते हो कि ऑक्सीजन की EN क्या होती है? ज़्यादा, इसलिए वो अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं देता रेजोनेंस में। तो जब रेजोनेंस इजीली नहीं होगा तो रेजोनेंस एनर्जी भी इजीली रिमूव नहीं होगी। ठीक है ना, इसलिए जो पिरोल होता है वो फ्यूरेन से ज़्यादा स्टेबल होता है। अब रिएक्टिविटी की बात कर लें। अब रिएक्टिविटी देखो, जो जितना स्टेबल होता है वो उतना ही कम रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो थायोफिन तो सबसे कम क्रियाशील है क्योंकि इसे पता है कि मेरे पास रेजोनेंस ज़्यादा है, रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा है, मैं ज़्यादा एरोमेटिक हूँ, तो मैं बाकी सबसे स्थायी हूँ, तो मैं रिएक्शन क्यों करूँ? वो नहीं करेगा आसानी से क्योंकि उसे ज़रूरत ही नहीं है, वो ऑलरेडी स्टेबल है। ठीक है, तो थायोफिन जो है उसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होती है रिएक्शन करने की। लेकिन जब हम पिरोल और फ्यूरेन को कंपेयर करते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर पिरोल की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वही सेम EN वाला कंसेप्ट आप लगा देंगे। ऑक्सीजन की EN फ्यूरेन में ज़्यादा होती है तो वो अपने लोन पर इजीली नहीं देता। जब इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं देगा तो रिंग पर इजीली नेगेटिव नहीं आएगा, और जब तक नेगेटिव नहीं आएगा इलेक्ट्रोफाइल कैसे आके जुड़ेगा? तो रिएक्शन होने की जो दर है कम, यानी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो फैक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आपसे ऐसे लैंग्वेज में कुछ क्वेश्चन इस तरह से आपको पूछे जा सकते हैं। आपको अच्छे से नोट्स में लिखा हुआ मिल जाएगा, सब समझ रहे हो? अब देखो, अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें तो आपको मैंने बता ही दिया है कि इनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो
बेंजीन से ज़्यादा होती है, दिख रहा है ना, बेंजीन से इनकी क्रियाशीलता ज़्यादा होती है, क्योंकि अगर हमें 5 मेंबर 6 मेंबर हेटेरोसाइकिल्स की ही अगर बात करनी है तो हम सिंपल क्या कह देंगे कि जो 5 मेंबर हेटेरोसाइकिल्स कंपाउंड होते हैं उनमें जो EN होती है वो, ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर EN का जो डिफरेंस है वो इस रिएक्टिविटी को चेंज कर रहा है, ठीक है, तो जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखो अगर मुझे 2 तरह के कंपाउंड दिए गए, एक तो 5 मेंबर और एक 6 मेंबर, यानी मैं इन तीनों की एक साथ बात कर रही हूँ और 6 मेंबर वालों की एक साथ कर रही हूँ, ठीक है। अब मुझे इनकी रिएक्टिविटी चेक करनी है, तो भाई ज़्यादा तो किसकी होती है, 5 मेंबर की होती है। क्यों होती है ऐसा, क्योंकि 5 मेंबर हेटेरोसाइकिल्स की जब आप अनुनादित संरचनाएं बनाते हो तो आपने क्या देखा था कि जो नेगेटिव चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो 5 एटम पर डिलोकलाइज होती है, जबकि 6 मेंबर में 4 ही एटम पर डिलोकलाइज होती है। और अगर नेगेटिव जितना ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रोफाइल उतनी ही आसानी से वहाँ के जुड़ेगा ना, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि जो 5 मेंबर हेटेरोसाइकिल्स हैं उनकी रिएक्टिविटी 6 मेंबर से ज़्यादा होती है। अब अगर इनकी रिएक्टिविटी 6 मेंबर से ज़्यादा है तो हम जो 5 मेंबर हेटेरोसाइकिल्स हैं उनको सुपर एरोमेटिक कंपाउंड भी बोलते हैं, समझ रहे हो ना, सुपर एरोमेटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं, ठीक है। चलो ये सिंपल हमारे 3 हेटेरोसाइकिल कंपाउंड आज कंप्लीट हो गए हैं, पिरोल, फ्यूरेन और थायोफीन। तीनों ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो फ्यूरेन है उसका आपको ध्यान रखना है डिल्स-एल्डर, ठीक है। फ्यूरेन के केस में जो स्पेसिफिक रिएक्शन थी वो डिल्स-एल्डर थी कि जो फ्यूरेन है वो डिल्स-एल्डर रिएक्शन ईजिली दे देते हैं, ठीक है ना। और थायोफीन क्यों नहीं देता, क्योंकि थायोफीन के पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, देखो डिल्स-एल्डर का मतलब क्या है, क्या है डिल्स-एल्डर का मतलब कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो अटैक करती है, ठीक है। जैसे मैंने इस तरह से रिएक्शन करवाई थी ना मैलिक एनहाइड्राइड से, ठीक है, तो यहाँ पर जब ये डबल बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे तब अटैक करेंगे ना। जब यहाँ सल्फर होता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके डी ऑर्बिटल में चले जाते हैं, तो ये इजीली अवेलेबल नहीं हो पाते हैं किसी डाइइनोफाइल को, किसी एल्केन को। तो जब ये अवेलेबल ही नहीं है तो डिल्स-एल्डर कैसे देगा, तो थायोफीन जो है वो डिल्स-एल्डर रिएक्शन नहीं देता है, फ्यूरेन डिल्स-एल्डर रिएक्शन आसानी से दे देते हैं, ठीक है। बस अब आपसे अगर कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो जो मैंने आपको बताए हैं उन्हीं में से कुछ पूछा जाएगा और आप लोग आराम से कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। सिंपल चीज़ें पूछी जा सकती है, या तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा जाएगा, या रिएक्टिविटी पूछी जाएगी, या कंपैरिजन करवाएगा कि इसकी उससे ज़्यादा क्यों है या उसकी कम क्यों है, ठीक है। तो अगर हमें अच्छे से कंसेप्ट से पता है तो आप कोई भी क्वेश्चन आराम से बना लेंगे, ठीक है। चलो 5 मेंबर हेटेरोसाइकिल्स कंप्लीट। अब बात करते हैं 6 मेंबर हेटेरोसाइकिल्स, और हमारा जो फर्स्ट 6 मेंबर हेटेरोसाइकिल कंपाउंड है वो क्या है, पिरिडिन, ठीक है, पिरिडिन। अब भाई ध्यान से पिरिडिन को पढ़ना। पिरिडिन सबसे पहले होता क्या है, आप कहेंगे मैम पिरिडिन एक 6 मेंबर रिंग होती है, उसमें नाइट्रोजन होता है, हेटेरोसाइकिल कंपाउंड है ना। हेटेरोसाइकिल का मतलब ही क्या है, साइक्लिक स्ट्रक्चर हो, कोई हेटेरो एटम यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन इनमें से कुछ हो, और आपको दिख रहा है कि नाइट्रोजन है, तो ये हेटेरोसाइकिल तो है। अब हेटेरोसाइकिल कंपाउंड तो होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो किसकी है, पिरिडिन की, समझ रहे हो ना, ओके। अब देखो ध्यान से क्या होगा, चलो ये क्या है, पिरिडिन, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, है ये हेटेरोसाइकिल कंपाउंड है क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर है, उसमें हेटेरो एटम कौन है, नाइट्रोजन, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, नाइट्रोजन को याद करो, नाइट्रोजन की संयोजकता कोश में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5, 3 बॉन्ड बनाता है जो ये बना रखा है, मतलब इसके पास एक क्या है, लोन पेयर। ये चीज़ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं थी ना, लोन पेयर है यहाँ, वो तो आपको अच्छे से पता ही है ना, 3 बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन। क्योंकि 3 बॉन्ड बनाने के बाद इसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है,
6 इलेक्ट्रॉन यहाँ से और 2 यहाँ से, 8 हो गए ना। इसलिए ये जो नाइट्रोजन है वो 3 ही बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 ही बनाता है। ठीक है, चलो अब देखो एरोमेटिसिटी की बात करते हैं सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले इसकी एरोमेटिसिटी चेक करते हैं कि क्या ये एरोमेटिक है या फिर ये नहीं है। ठीक है, चलो एरोमेटिसिटी क्या कहती है कि कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। कंपाउंड में क्या होना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ओके, चलो पहले 4n+2 को ही चेक करो, साइक्लिक तो है दिख रहा है। ओके, 4n+2 चेक करो। ठीक है, मतलब मैं n की वैल्यू कुछ भी यहाँ रखूँ और मुझे इसके जो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन है उनके बराबर नंबर मिल जाए। कैसे, यहाँ डीलोकलाइजेशन ये तीनों पाई बॉन्ड करते हैं, ये डीलोकलाइजेशन नहीं करता, इसलिए इसको मैं क्या कर दूँगी, लोकलाइज्ड। डीलोकलाइज्ड नहीं है मतलब लोकलाइज्ड है। ठीक है, तो यहीं पर रहेगा, डीलोकलाइजेशन नहीं करेगा। ठीक है, तो देखो इसको तो काउंट में करूँगी नहीं, बाकी के पाई बॉन्ड जो तीनों हैं उनको मैं काउंट करूँगी। तो एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 3 में 6 हो जाएंगे। ठीक है, मतलब यहाँ जो पाई इलेक्ट्रॉन हो कितने हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन तब आते हैं जब n की वैल्यू क्या हो, जब n की वैल्यू 1 हो। तो जब n की वैल्यू 1 होती है तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन आते हैं, मतलब ये 4n+2 को फॉलो करता है। ठीक है, चलो आगे देखो, ईच एटम मतलब सारे एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए। चेक करो, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, दिख रहे हैं ना, नहीं है मतलब हाइड्रोजन ही है वहाँ। चलो इसको देखो, सबसे पहले 3 बॉन्ड पे 3 सिग्मा बॉन्ड है ना, sp2 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 sp2। नाइट्रोजन को देखो भाई, नाइट्रोजन का संकरण क्या आएगा, नाइट्रोजन का क्या आएगा, देखो देखिए ध्यान से, नाइट्रोजन को देखो, इसके पास 2 तो है बॉन्ड पेयर, सिग्मा पाई तो काउंट ही नहीं होता ना, एक है लोन पेयर। लोन पेयर वही काउंट किया जाता है जो डीलोकलाइजेशन ना करे, और ये डीलोकलाइजेशन नहीं करता, इसलिए मैं इसे काउंट करूँगी। 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, n की वैल्यू 3, और जब 3 हो तो संकरण क्या होता है, sp2, मतलब सारे एटम sp2 है। तो ये स्ट्रक्चर कैसी है, प्लेनर है, और प्लेनर होना बहुत ज़रूरी है एरोमेटिसिटी के लिए। ठीक है, अब जब स्ट्रक्चर अगर प्लेनर है तो डीलोकलाइजेशन वहाँ होगा आराम से, और डीलोकलाइजेशन होना भी यहाँ एरोमेटिसिटी का ही एक फीचर होता है। ठीक है, चलो अगर ये सारी प्रॉपर्टी किसी कंपाउंड में दिख रही है तो वो कंपाउंड अकॉर्डिंग हक्कल क्या कहलाएगा, एरोमेटिक कहलाएगा। ठीक है, अगर ये सारी प्रॉपर्टीज़ हक्कल के अकॉर्डिंग अगर किसी मॉलिक्यूल में ये सारी प्रॉपर्टीज़ अगर शो की जाए, लाइक साइक्लिक भी हो, 4n+2 को फॉलो करे, सारे एटम sp2 भी हो और डीलोकलाइजेशन भी हो, तो मैं कहती हूँ कि ये कंपाउंड अकॉर्डिंग हक्कल क्या होता है, एरोमेटिक। ठीक है, चलो इसकी जो रेजोनेंस एनर्जी होती है वो होती है 12.6 किलो जूल पर मोल। ठीक है, 125.6 125.6 किलो जूल पर मोल, ये इसकी क्या होती है, रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, चलो ये तो इसकी सिंपल बात थी। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, कंपाउंड एरोमेटिक होता है या नहीं होता, ये नॉर्मल चीज़ें हमने डिस्कस की है, जो आपको मैं जब यूनिट स्टार्ट किया था तब से बताते आ रही हूँ एरोमेटिसिटी कैसे चेक करते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए आपको आनी चाहिए। चलो अब हम इसका प्रिपरेशन देखेंगे कि पिरिडीन हम कितने तरीके से जनरेट कर सकते हैं। तो हेडिंग क्या डालेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहले
हम करेंगे एल्काइन एंड हाइड्रोजन साइनाइड। फर्स्ट रिएक्शन एल्काइन और HCN हाइड्रोजन साइनाइड की रिएक्शन। तो देखो क्या करना है, एल्काइन यही होता है क्या, यही होता है ना, चलो यही होता है, यही होता है हाइड्रोजन साइनाइड, यही होता है ना। चलो अब बस आपको अच्छे से दिख रहा है, करना क्या है मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको पता है ये बॉन्ड इधर आएगा, ये इधर और ये इधर, और आपको ये चीज़ मिल जाएगी इस तरह से। सीधी सी बात है, अगर नहीं भी बनाऊं तो आपको पता है यहाँ H है, बन गया क्या, पिरिडिन, यही तो बनाना था, ठीक है। तो हम इस तरह से इनमें इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन से पिरिडिन जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। चलो ये फर्स्ट मेथड है, सबसे सिंपल, मिटा देते हैं ना, बिल्कुल सिंपल सा ही है। सेकंड मेथड क्या कहता है कि आप क्या लो, सेकंड मेथड कहता है 2,3 अनसैचुरेटेड 1,5 डाइकार्बोनिल कंपाउंड क्या लेना है, 2,3 अनसैचुरेटेड 1,5 डाइकार्बोनिल कंपाउंड। देखो ध्यान से, क्या मैं जो बना रही हूँ वो कंपाउंड सही है, 1 2 3 4 5, 1 और 5 पे क्या है, कार्बोनिल है ना, तो 1,5 डाइकार्बोनिल तो है, 2 और 3 पे अनसैचुरेशन होना चाहिए, ये लो 2,3 अनसैचुरेटेड 1,5 डाइकार्बोनिल मिल गया हमें, ठीक है। चलो अब क्या काम करना है भाई, इसकी रिएक्शन मुझे अमोनिया के साथ करवानी है, और जब मैं अमोनिया से रिएक्शन यहाँ करवाऊँगी तो मुझे जो कंपाउंड मिलने वाला है वो पिरिडिन मिलने वाला है। क्या मिलेगा मुझे, पिरिडिन, ये मिलेगा। कैसे मिलेगा, देखो मैकेनिज्म देखो, ये मेरे पास कंपाउंड था, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, मैं अमोनिया से इसकी रिएक्शन करवाऊंगी। अब जब अमोनिया से कार्बोनिल की रिएक्शन होती है तो इमीन बनते हैं, कैसे बनते हैं वो पूरा ही बता देते हैं, सेकेंड ईयर में पढ़ाया था, अब तक कहाँ याद रहने वाला है। देखो सबसे पहले यहाँ टेक करेगा, NH3, इस पे तो आ गया पॉजिटिव और ये बन गया O माइनस, ये मिथाइल है इधर वाला, ठीक है। तो NH3 भी पॉजिटिव दिख रहा है ना, H+ को निकालेगा वो, तब इसका पॉजिटिव हटेगा ना। चलो मैंने H+ को भगा दिया और इस O- को उसको दे दिया, O- के पास वो H आ गया, ये चीज़ बन गई ना। अब ये यहाँ रेजोनेंस करते हुए इस लिविंग ग्रुप को भगाता है, यहाँ से OH, यहाँ से H, क्या निकल जाता है, H2O, और आपको क्या मिल जाता है, देखो आपको ये कंपाउंड मिल जाता है C+N, बाहर हो गया है H2O। देखो देखिए ध्यान से, ये चीज़ मिलेगी क्या, ये चीज़ मिलेगी ना। अब ये काम जो मैंने उस कार्बन पे किया है आप इधर कर सकते थे, ठीक है ना, किधर भी आप करवा सकते हो, आपको पिरिडिन ही मिलने वाला है। अब क्या होगा, या तो ऑक्सीजन अटैक करे इस पे या नाइट्रोजन अटैक करे इस पे। तो हमें अच्छे से पता है कि नाइट्रोजन की EN जो होती है वो कम होती है, तो इसके लोन पेयर आसानी से अटैक कर सकते हैं। तो अटैक कौन करेगा, नाइट्रोजन। जब अटैक करेगा तो सीधी सी बात है पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ से H को भगा देगा ना, वो H इस O- पे आके जुड़ जाएगा। देखो
ये नाइट्रोजन, ये इसका डबल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ मैथिल और ये O- था ना। देखो आपके पास ये चीज़ आने वाली थी, ठीक है। तो मैं ये कह रही हूँ जैसे इसने डोनेट किया यहाँ पॉजिटिव आएगा तो इस H को निकालेगा ना, तो इस H को कौन ले लेगा, ये O- ले लेगा, ठीक है। इसको मैंने दे दिया। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, पता ही नहीं क्या होगा। अब क्या करवाएंगे, अब हम करवाएंगे एरोमेटाइजेशन। देखो कैसे होगा, यहाँ से ये H जो है वो टोटोमराइजेशन करते हुए यहाँ से लिविंग ग्रुप को भगा देगा, OH- और H मिलके H2O बना लेंगे, ठीक है। और आपको जो कंपाउंड मिलेगा वो क्या मिलेगा, ये मिलेगा, देखो, जिसे हम क्या कहते हैं, पेरिडीन। अब भाई पेरिडीन पे 2 एल्किल लगे हुए हैं तो ये पेरिडीन का डेरिवेटिव मान लो, बन गया ना। तो ऐसे हम 2,3 अनसैचुरेटेड 1,5 डाइकार्बोनिल से भी पेरिडीन जनरेट कर सकते हैं। कैसे करना है, क्या मैकेनिज्म होगा, वो आपके सामने है, समझ गए होंगे ना। और बिल्कुल इजी सा रिएक्शन है। अमोनिया की जब हम कार्बोनिल से रिएक्शन करवाते हैं तो हमें इमीन मिलती है, जो आपने सेकेंड ईयर में अच्छे से पढ़ रखा है। अभी अगर याद नहीं है तो मैंने फिर से बना के बता दिया है इमीन कैसे बनता है, तो अब कोई भी आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। सिंपल सा रिएक्शन है। अगर ऐसी चीज़ों में प्रॉब्लम आती है तो वो हमारे लिए सही नहीं है। चलो नेक्स्ट मेथड देखते हैं, ध्यान से देखना ये वाला मेथड। कभी कभी शॉर्ट नोट में डायरेक्ट लिखा हुआ आ जाता है, ठीक है। एक्रोलीन से पेरिडीन जनरेट करना है तो आपको जो संक्षिप्त टिप्पणी होती है ना उनमें ही दिया हुआ आ जाता है नोट कि क्या बताओ, एक्रोलीन से पेरिडीन कैसे प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। तो क्या हम हेडिंग क्या डालेंगे, सिंथेसिस ऑफ पेरिडीन फ्रॉम एक्रोलीन। एक्रोलीन क्या होता है, एक्रोलीन होता है प्रोपीनएल्डिहाइड। देखो ये होता है एक्रोलीन, CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है। चलो इसकी रिएक्शन देखो, मुझे अमोनिया से करवानी है सबसे पहले, ठीक है। मैं डायरेक्ट मैकेनिज्म बता रही हूँ, देखो CH2 डबल बॉन्ड CHO बना लो, रिएक्शन भी बना ही लो। चलो बनाए प्रोडक्ट। मैकेनिज्म देखो क्या होता है, सबसे पहले यही है ना एल्डिहाइड। सबसे पहले अमोनिया की रिएक्शन होती है इससे। अब रिएक्शन कैसे होती है वो मैंने अभी इससे जस्ट पहले वाले रिएक्शन में ही बताया है, ठीक है ना। कैसे हमें इमीन मिला था, तो यहाँ इमीन ही मिलने वाला है H2 के रिमूवल से। तो यहाँ से H2 निकल जाएगा और आपको ये चीज़ मिल जाएगी, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH। कार्बन और नाइट्रोजन में जब डबल बॉन्ड हो तो उसे हम इमीन बोलते हैं। ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा, मिल गया। अब क्या होगा, अब ये इमीन दूसरे एक्रोलीन से रिएक्शन करता है, यही होता है एक्रोलीन प्रोपीनएल्डिहाइड, ये अटैक करता है यहाँ और ये स्पीशीज़ आपको मिलती है। देखो भाई ध्यान से क्या बना, हमारे पास बना CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH CO- H CH डबल बॉन्ड CH2। देखो ये चीज़ बनेगी ना, जिस नाइट्रोजन ने अटैक किया है उस पर चार्ज क्या आने वाला है भाई, उस पर चार्ज आने वाला है पॉजिटिव, ठीक है। तो मैंने क्या किया, उसके पॉजिटिव को हटाने के लिए वहाँ से H निकाला और वो H कहाँ लगा दिया है, इससे OH पर।
ठीक है, आपको ये चीज़ मिल जाएगी। अब क्या होगा, देखो ये चीज़ आपको मिलेगी ना, ठीक है। यहाँ से ये जो एच था वो निकल के इस O माइनस पे आ जाएगा, ठीक है। अब दोनों ही न्यूट्रल है। अब क्या होगा भाई, अब देखो ध्यान से, अब यहाँ से ये OH बाहर निकलता है। कैसे निकलेगा, यहाँ इसके पास लोन पेयर और से दिख रहा है कि आगे लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है OH, तो इसको निकाल देगा। चलो निकल गया क्या, OH माइनस, क्या बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड C, ये H, CH डबल बॉन्ड CH2। देखो ये चीज़ बनी है ना, ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। अब नाइट्रोजन को देखो भाई, इलेक्ट्रॉन देता ही क्यों है, देते ही इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो कम हो जाती है, फिर भी देता रहता है, ठीक है, पॉजिटिव आ गया। अब क्या होगा, अब सुनो ध्यान से, इस कार्बन का जो H है वो यहाँ से रेजोनेंस करते हुए इस पॉजिटिव को न्यूट्रल करता है, क्योंकि हमें क्या पता है कि अधिक विद्युत परमाणु पर पॉजिटिव आना उसको स्टेबल नहीं करता है, ठीक है, तो इसका पॉजिटिव हम हटाएंगे। देखो क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड N न्यूट्रल हो गया, यहाँ आ गया सिंगल बॉन्ड और यहाँ आ गया है डबल बॉन्ड। अब ये जो स्ट्रक्चर होती है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इस स्ट्रक्चर को मैं बोलती हूँ एलीन। मैं नहीं, सब बोलते हैं, ठीक है ना, एलीन बोलते हैं इसको, ओके। तो हम यही कहते हैं कि हमें एलीन कंपाउंड्स मिलते हैं। अब क्या होता है देखो, अब ये वाला स्टेप होता है यहाँ, इसको तो हटा देती हूँ मैं, इस ग्रुप को एलीन बोलते हैं ना, इसको, ये ग्रुप एलीन है, ठीक है। देखो क्या बन रहा है, ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बनानी है, मैं बना देती हूँ, ये लो। अब मैं नंबरिंग कर देती हूँ पहले, ठीक है, 1 2 3 4 5 और ये 6। नाइट्रोजन को थर्ड नंबर दिया है, ओके, 1 इसको दे दो, ठीक है। अगर ये 1 है तो यहाँ CH2 नेगेटिव लगा हुआ है, क्या CH2 ने इलेक्ट्रॉन ले लिए तो नेगेटिव आ जाएगा ना, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 और ये 6। अब ध्यान से देखो, 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है 3 और 4 का हट गया, और ये डबल बॉन्ड कहाँ चला गया, 4 और 5 के बीच में। देखो भाई ध्यान से, क्या ये चीज़ मिल रही है क्या हमें, आप कहेंगे बिल्कुल यही चीज़ हमें मिल रही है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं तो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, यानी कि यहाँ चार्ज पॉजिटिव। ये चीज़ें समझ में आ रही होगी ना आपको, अच्छे से नंबरिंग की हुई है तो कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, ठीक है। देखो अब देखो, यहाँ से ये H निकलता है, H प्लस के फॉर्म में जा रहा है, देखो इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना यहाँ, तो इस H प्लस को कौन ले लेता है, ये CH2 नेगेटिव। जैसे ही ये इस H को लेता है भाई CH से बना लेता है, बना लो, आपको ये प्रोडक्ट देखने को मिलता है। समझ रहे हो ना किस तरह से आपको प्रोडक्ट मिलता है इस रिएक्शन में एक्रोलीन की हेल्प से। तो एक्रोलीन में आपको ये रिएक्शन अच्छे से ही करनी है। रिएक्शन आपके एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम पूछी जाती है। अगर हम इसके आगे अगर देखो, ये तो पिरिडिन का डेरिवेटिव है, CH3 है ना। अगर मुझे प्योर पिरिडीन चाहिए तो मैं क्या कर देती हूँ, इसका ऑक्सीडेशन कर देती हूँ KMnO4 से। जो KMnO4 होता है वो सैचुरेटेड
कार्बन, यानी कि ऐसा कार्बन जो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ नहीं है उसका ऑक्सीडेशन करके एसिड बना देता है। तो ये CH3 की जगह क्या ले आएगा, एसिड ले आएगा। देखो ये चीज़ मिल जाएगी हमें, ये COOH। अब अगर मैं इसे हीट कर दूंगी तो ये CO2 निकल जाएगा और CO2 निकलते ही हमें पिरिडिन मिल जाएगा। ये यहाँ क्या है, प्रोडक्ट। रिएक्शन इस मिथाइल तक भी कंप्लीट हो सकती थी, ठीक है, लेकिन ये प्योर पिरिडिन नहीं है। अगर हमें प्योर पिरिडिन चाहिए तो हम इस मिथाइल का ऑक्सीडेशन करके इसे एसिड बना सकते हैं और फिर एसिड को हीट करके CO2 निकाल सकते हैं, हमें प्योर पिरिडिन मिल जाएगा। समझ गए ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको प्रीवियस ईयर पेपर में भी कहीं मिल ही जाएगा कि एक्रोलीन से पिरिडिन कैसे प्राप्त किया जा सकता है, समझाइए। तो आपको इस मैकेनिज्म के थ्रू समझाना है। देखो एग्ज़ाम में तो सीधी सी बात है, जितना लिखोगे और जितना इम्प्रेसिव लिखोगे उतने ही आपको मार्क्स मिलते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हर रिएक्शन का मैकेनिज्म बना के आना। केमिस्ट्री है, बॉटनी जूलॉजी तो है नहीं कि आप आराम से थ्योरी लिख के आ जाओगे और आपको नंबर मिल जाएंगे, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। सबसे इजी नंबर स्कोर करना केमिस्ट्री में कैसे होता है कि उसमें मैक्सिमम रिएक्शन वाला पार्ट बनाओ, समझ रहे हो। अगर हमें एग्ज़ाम में कोई भी रिएक्शन आ रही है, जैसे मान लो नाइट्रेशन आ गई, अब नाइट्रेशन का आपको ये पता है HNO3 और H2SO4 लेते हैं और भाई लग गए रामायण लिखने। H2SO4 होता है वो ऐसे बनता है, HNO3 ऐसा होता है, तो भाई उसको कोई मतलब ही नहीं है इन चीज़ों से, उसे तो सिर्फ मैकेनिज्म से मतलब है। अगर आपके पास टाइम कम भी है 2 नंबर की रिएक्शन थी और आपके पास टाइम इतना नहीं बचा कि आप उसकी थ्योरी भी लिखो और मैकेनिज्म भी लिखो, तो आप उसकी मैकेनिज्म बनाना पसंद करो, ना कि थ्योरी। क्योंकि मैकेनिज्म देखते ही बंदे को आइडिया हो जाता है कि इसे क्या आता होगा। थ्योरी तो सीधी सी बात है, आप कोई भी रट के चला जाएगा। मैकेनिज्म वही करेगा जिसने प्रैक्टिस की होगी, अच्छे से लिख के देखा होगा, इनको वही बना पाएगा ना, ठीक है। तो रिएक्शन एग्ज़ाम में जब भी आप करेंगे तो प्रीफर करना कि आप हर एक क्वेश्चन को मैकेनिज्म से एक्सप्लेन कर पाओ, ठीक है। जितना ज़्यादा मैकेनिज्म और रिएक्शन वाला पार्ट यूज़ करोगे, एग्जामिनर के लिए नंबर देना भी उतना ही ईजी रहेगा। उससे बोरिंग नहीं लगेगा ना, इंटरेस्टिंग लगेगा। उसे लगेगा कि हाँ बंदे ने काम किया है। और जब थ्योरी लिख के आ जाओगे लगेगा केमिस्ट्री में क्या ये रामायण लिख के आ गया। तो ऐसा कुछ हमें नहीं करना है, इम्प्रेसिव वर्क करना है एग्ज़ाम में, ताकि एग्जामिनर को देखते ही लगे कि हाँ बंदे ने कोई काम किया है, ठीक है। तो मैकेनिज्म इसकी आपको आनी चाहिए, जो आप अच्छे से देखोगे तभी आएगी। ओके चलो अब देखो, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट मेथड करेंगे, हैंड्स सिंथेसिस। हैंड्स सिंथेसिस आपका 4th हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड चल रहा है। सोचो कितनी स्पीड से अपना सिलेबस भाग रहा है और आराम से बस आपको पढ़ने की देर है, अच्छे से फ्लो में एकदम, ठीक है। हैंड्स सिंथेसिस। अब हैंड्स सिंथेसिस क्या होता है, पहले भी तो आया है ये, हैंड्स सिंथेसिस। हैंड सिंथेसिस कहता है एसिटो एसिटिक एस्टर ले लो, यही तो होता है भाई, एसिटो एसिटिक एस्टर। तो देखो सबसे पहले तो ये एसिटो एसिटिक एस्टर लिया मैंने, ऐसे मुझे 2 कंपाउंड लेने हैं, इनकी रिएक्शन मुझे करवानी है अमोनिया से और किसी भी एल्डिहाइड से। ये मुझे चीज़ें यहाँ काम में लेनी है। इन सब से मिलके मुझे क्या मिलेगा, इन सब से मिलके मुझे मिलता है क्या, पिरिडिन। देखो भाई ध्यान से, सबसे पहले तो ये देखो कि इनमें क्या होती है। देखो मैं सिंपल रिएक्शन बना देती हूँ सबसे पहले कि इन दोनों की रिएक्शन किससे होती है, अमोनिया और किसी भी एल्डिहाइड से होती है। 1 और 2 लिखने को लिखा है, बाकी दोनों रिएक्शन एक साथ देंगे, ठीक है। फिर हम करवा देते हैं हाइड्रोलाइसिस।
बहुत सारे स्टेप होते हैं, लाइक ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन के बाद क्या होगा, ऑक्सीडेशन करवाने के बाद हम इनका करवाएंगे हेलोजिनेशन, नो, हाइड्रोलाइसिस कर देंगे हम, तो हाइड्रोलाइसिस कर देंगे और हीट कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा, पिरिडिन। ठीक है, चलो देखते हुए चलो, मैकेनिज्म बना रही हूँ। सबसे पहले इनकी होगी टॉटोमेरिज्म, ये इलेक्ट्रॉन नहीं है भाई, टॉटोमेरिज्म वाला साइन है। ठीक है, सबसे पहले चलाव्यवता होगी। आप एग्ज़ाम में ऐसे नहीं करेंगे, अलग से बनाएंगे अच्छे अच्छे और फिर इनको ड्रॉ करेंगे। मैं तो वही बोर्ड कम ना पड़े इसलिए कर रही हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले टॉटोमेरिज्म होगी। टॉटोमेरिज्म में अल्फा हाइड्रोजन का ट्रांसफ़र होता है और अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है, आराम से कर दो। देखो यही बनेगा ना, ठीक है, ऐसे इधर भी होगा। ये चीज़ बनेगी। ओके, चलो अब देखो, यहाँ भी H है, यहाँ भी H है, यहाँ डबल बॉन्ड O है, किसका, एल्डिहाइड का। ठीक है, और यहाँ नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के 3 H है। ध्यान से देखो, यहाँ से ये H2 निकलता है, यहाँ से ये H2 निकलता है और यहाँ से ये H2 निकलता है। 3 H2 दिख रहे होंगे ना, तो इस कार्बन की जो दोनों वैलेंसी है उससे ये दोनों कार्बन जुड़ जाएंगे। देखो क्या होगा, ये एल्डिहाइड वाला कार्बन, इससे ये दोनों कार्बन जुड़ गए, CH3 और H तो निकल ही गया ना, यहाँ क्या बच गए, COOET, यहाँ भी COOET और यहाँ इसका एक H और एक एल्किल, एल्डिहाइड था ना तो एक H होगा और एक एल्किल होगा, ये लो CH3। यहाँ से दोनों H निकल गए तो नाइट्रोजन की दोनों वैलेंसी इन कार्बन से जुड़ जाएगी, जोड़ दो, ये अमोनिया का एक हाइड्रोजन। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, समझ गए ना। चलो जी, अब क्या करना है, देखो इसके बाद हम क्या करेंगे, इस सिस्टम में हम करेंगे एरोमेटाइजेशन। ठीक है ना, एरोमेटाइजेशन करेंगे। एरोमेटाइजेशन कैसे होगा, मुझे कॉन्जुगेटेड सिस्टम चाहिए। यहाँ ये वाला जो कार्बन है वो sp3 है, मुझे sp3 नहीं चाहिए, मुझे sp2 चाहिए। क्या होगा, देखो ये लोन पेयर यहाँ रेजोनेंस करेगा, ये यहाँ जाएगा, यहाँ से ये इस ग्रुप को निकालेगा क्योंकि सबसे छोटा है, तो H माइनस यहाँ से जाएगा और H प्लस यहाँ से जाएगा। बाहर क्या हो गई, H2 का निकलना क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो ये जो स्टेप है वो ऑक्सीडेशन का है, यहाँ से H2 बाहर हुआ है। 3 स्टेप हो गए। देखो क्या बन गया, C डबल बॉन्ड C, ओके, C डबल बॉन्ड N, CH3, COOET, COOET और ये है CH3। देखो ये चीज़ बनी है। अब फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस करूँगी तो एस्टर से एसिड बन जाएंगे, दोनों एस्टर किस में चेंज हो जाएंगे, एसिड में। बना दो H3O+। देखो क्या बनेगा, यहाँ आपके पास मैथिल है, यहाँ भी मैथिल है और यहाँ भी मैथिल है। ये जो एस्टर है इनके हाइड्रोलाइसिस से क्या बन गए हैं, एसिड। अब एसिड को अगर हम हीट कर देते हैं तो CO2 निकल जाती है और 2 COOH है तो 2 CO2 निकल जाएगी, समझ रहे हो, और आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा।
ये pyridine डेरिवेटिव आपको हैंड्स सिंथेसिस में मिलता है, जिसे हम क्या कहेंगे, 2। ठीक है, अगर आपको इसका नाम लिखना हो तो देखो हेटेरोएटम को 1 नंबर दो। ठीक है, क्या लिखेंगे, 2 4 6, 2 4 6 ट्राईमिथाइल pyridine। ये इसका IUPAC अगर आप बोलो तो बोल सकते हो। ये इस तरह से आप इसका नाम लिख लेंगे। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। ऐसे रिएक्शंस ना आपके डायरेक्ट टिप्पणी में पूछी जाती है शॉर्ट नोट में, तो आपको अच्छे से इनको देखना है। हैंड सिंथेसिस होता क्या है, एसिटो एसिटिक एस्टर्स की रिएक्शन हम अमोनिया और एल्डिहाइड्स के साथ करवाते हैं, तो हमें सबसे पहले इनके कंडेंसेशन से क्या मिलती है, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर मिलती है। उस साइक्लिक स्ट्रक्चर का हम सबसे पहले ऑक्सीडेशन करके एरोमेटिसिटी जनरेट करते हैं। फिर एरोमेटिक कंपाउंड बनने के बाद हाइड्रोलाइसिस करते हैं, जो एस्टर्स हैं उनसे एसिड बनाते हैं। फिर हीट करके एसिड से CO2 निकाल देते हैं। हमें क्या मिल जाता है, pyridine डेरिवेटिव। pyridine का डेरिवेटिव है ना, क्योंकि 3 एल्किल लगे हुए हैं, प्योर pyridine नहीं मिला, तो pyridine का ये क्या है, डेरिवेटिव। समझ गए होंगे ना। तो इस तरह से आप ये भी कर लेंगे। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं, अब हम देखेंगे इसका केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट। ओके, चलो मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बाद इनमें क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बाद है केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में इनकी बेसिसिटी एंड ऑल। केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, बेसिक नेचर। बेसिक नेचर, सबसे पहले तो बेस क्या होते हैं वो हमें पता होना चाहिए। तो हमें पता है बेस होते हैं जिनके पास लोन पेयर हो, जो H को ले सके, अपने लोन पेयर दे सके। ठीक है, तो pyridine क्या बेसिक होता है, ये आपको मुझे बताना है, जो आप बता नहीं सकते मुझे पता है। ठीक है, देखो मुझे pyridine की बेसिसिटी चेक करनी है। बेस वो होते हैं जो अपना लोन पेयर दे सके। ठीक है, चलो अब इसके बेस पर मैं सबसे पहले क्वेश्चन लिखती हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट कि जो pyridine है इज मोर बेसिक। देखो इतनी सी इंग्लिश तो आती होगी ना, मैं हिंदी में बोल दूंगी, है ना। pyridine इज मोर बेसिक देन पिरोल। वाई? pyridine पिरोल से अधिक क्षारीय है। pyridine पिरोल से अधिक क्षारीय है, क्यों, समझाइए, समझाओ। pyridine अधिक क्षारीय क्यों है, पिरोल कम क्षारीय क्यों है? तो भाई ध्यान से मेरी बात सुनो। ये होता है pyridine और ये होता है पिरोल। pyridine और पिरोल दोनों ही नाइट्रोजन है हेटेरोएटम, दोनों के ही 5 लोन पेयर है। तो भाई दोनों में से बेसिसिटी pyridine की ज़्यादा बताई जा रही है, क्यों? सीधी सी बात है कि पिरोल का जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस कर रहा है, और pyridine का रेजोनेंस जो लोन पेयर है वो लोकलाइज्ड है, और पिरोल का जो लोन पेयर है वो डीलोकलाइज्ड है। वो डीलोकलाइज्ड लोन पेयर होगा तो वो अवेलेबल ही नहीं होगा। जब अवेलेबल ही नहीं होगा तो H को कैसे लेगा? H तो इलेक्ट्रॉन लेके ही नहीं आता ना। इलेक्ट्रॉन तो उसको कौन देता है, जो बेस होता है, और बेस के पास खुद के इलेक्ट्रॉन ही अवेलेबल नहीं है, तो भाई उसकी बेसिक नेचर वैसे ही कम हो जानी है। समझ गए? पिरोल की बेसिसिटी कम क्यों होती है? क्योंकि पिरोल का जो लोन पेयर होता है वो
एरोमेटिक षष्टक में भाग लेता है। एरोमेटिक षष्टक यानी 6 इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं और षष्टक यानी 6 इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं, और एरोमेटिक षष्टक यानी 6 इलेक्ट्रॉन भाग लेने से डीलोकलाइजेशन जब होगा तो जो सिस्टम होता है वो एरोमेटिक होता है। तो मैं कह रही हूँ कि जो पिरोल होता है उसका षष्टक, उसका लोन पेयर एरोमेटिक षष्टक में भाग लेता है और पिरिडिन का लोन पेयर एरोमेटिक षष्टक में भाग नहीं लेता, इसलिए ये अवेलेबल होता है। और जब अवेलेबल होता है तो आसानी से H+ ले सकता है, यानी ये मोर बेसिक होता है। समझ आ गया होगा, सिंपल सी बात है कि जो पिरोल है उसका लोन पेयर रेजोनेंस में भाग लेता है, या कह दो एरोमेटिक षष्टक में भाग लेता है। और जब एरोमेटिक षष्टक में भाग लेगा तो वो अवेलेबल नहीं होगा। जब अवेलेबल ही नहीं होगा तो वो बेस अपना लोन पेयर कैसे देगा H+ को। जब H+ को इलेक्ट्रॉन ही नहीं देगा तो उसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, अवेलेबल नहीं है ना, वो तो लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है। लेकिन जब पिरिडिन को देखा गया तो पिरिडिन का जो लोन पेयर होता है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता, वो अवेलेबल रहता है, इसलिए इसकी जो बेसिसिटी है वो पिरोल से ज़्यादा होती है। समझ गए? ठीक है। अब आपके लिए क्वेश्चन है जो आप लोग करके लाएंगे, ट्राई करेंगे, मुझे तो पता ही नहीं चलेगा करके लाए या नहीं करके लाए। देखो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं शॉर्ट नोट में। एलिफेटिक 3 डिग्री एमीन, एलिफेटिक 3 डिग्री एमीन is more basic. Aliphatic 3 degree amine is more basic. Is more basic than pyridine. Why? अब सबसे पहले तो ये पता होना ज़रूरी है 3 डिग्री एमीन क्या होती है। तो 3 डिग्री एमीन जब अमोनिया के तीनों H को किसी एल्किल से रिप्लेस कर दिया जाए तो उसे 3 डिग्री बोला जाता है। तो ये 3 डिग्री एमीन है। जब R क्या हो, कोई एल्किल हो, एरोमेटिक नहीं, सिंपल कोई भी ग्रुप हो, लेकिन जो पिरिडिन होता है उसमें नाइट्रोजन को देखो, उसकी तीनों H की जगह 3 एल्किल है क्या? है। देखो इस नाइट्रोजन से एक डबल बॉन्ड है और एक सिंगल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड का मतलब इससे 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो यहाँ भी तो R का मतलब कार्बन ही है। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि पिरिडिन का जो नाइट्रोजन होता है वो कैसा होता है, 3 डिग्री होता है। तो ये भी एक 3 डिग्री एमीन की तरह बिहेव करेगा और ये भी एक 3 डिग्री एमीन की तरह बिहेव करेगा। लेकिन जो एलिफेटिक 3 डिग्री एमीन होती है, ठीक है, उनकी जो बेसिसिटी होती है वो पिरिडिन से ज़्यादा क्यों होती है, वो आपको बताना है। एलिफेटिक एमीन उनको देखना है और पिरिडिन को देखना है। ठीक है, चलो जी, अब सुनो, मेरी बात ही सुन लो। इस नाइट्रोजन का अगर मैं संकरण पूछूंगी तो आप क्या बताओगे कि मैम 3 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है, मतलब ये sp3 है। ऐसे में इसका जब पूछूंगी तो आप कहोगे मैम 2 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर, क्योंकि पाइप को तो काउंट ही नहीं करना ना, तो ये sp2 है। आपको क्या पता है कि जब %S बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती है। जब %S बढ़ता है तो En बढ़ती है, और जब En बढ़ती है तो बेसिसिटी कम होती है। कैसे होता है ये सब देखो। सबसे पहले %S का ऑर्डर देखो। सबसे ज़्यादा %S sp में होता है, 50-50 होता है ना, और फिर होता है sp2 में, और सबसे कम होता है sp3 में। ठीक है, चलो अब जिसका %S ज़्यादा होगा उसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा होगी, मतलब उसकी En ज़्यादा होगी, तो उसकी इलेक्ट्रॉन बाइंड रखने की कैपेसिटी ज़्यादा होगी। जैसे मैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को जब कंपेयर करती हूँ तो मैं क्या बोलती हूँ कि ऑक्सीजन की En ज़्यादा है, तो जब उसकी En ज़्यादा होती है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन ईजिली नहीं देता।
इसलिए नाइट्रोजन आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देता है और उसकी बेसिसिटी ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है। ये चीज़ ही तो बोलते हैं ना। तो अगर दोनों ही नाइट्रोजन हो तो उनकी बेसिसिटी कैसे चेक करेंगे? हम उन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, हम उनका % चेक करेंगे। अब जिसका परसेंटेज ज़्यादा होगा उस नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता में ज़्यादा कहूँगी और वो इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं देगा। जब आसानी से नहीं देगा तो उसकी बेसिसिटी कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा भाई तो कम हो जाएगी ना बेसिसिटी। चलो चेक करो, यह sp2 है, यह sp3 है। परसेंटेज ज़्यादा किसका है? pyridine का। % pyridine में ज़्यादा है, sp2 है ना। और जो एलिफेटिक 3 डिग्री एमीन है इसका कम है। तो जिसका परसेंटेज ज़्यादा होगा उसकी बेसिसिटी क्या होगी? कम होगी। ठीक है, तो बेसिसिटी अगर मैं pyridine की देखूंगी तो इसका अगर परसेंटेज ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं देगा और इसकी बेसिसिटी कम हो जाएगी। और जो एलिफेटिक 3 डिग्री एमीन है उसकी बेसिसिटी बढ़ जाएगी। यही तो मेरा क्वेश्चन था कि जो एलिफेटिक 3 डिग्री एमीन होती है उनकी बेसिसिटी pyridine से ज़्यादा क्यों होती है? तो उसका रीज़न आप इस तरह से देंगे, %s से देंगे कि जब %s बढ़ता है तो En बढ़ती है, जब En बढ़ती है तो बेसिसिटी कम होती है, क्योंकि अधिक विद्युत ऋणी परमाणु आसानी से अपने लोन पेयर डोनेट नहीं कर पाता। इसलिए जो pyridine है उसकी बेसिसिटी कम होती है किससे? एलिफेटिक 3 डिग्री एमीन से। ओके, आई होप दोनों क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इस टाइप के आपको लैंग्वेज में ही कुछ क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है ना। पिरोल, फ्यूरेन, थायोफिन, इनकी रिएक्शंस भी इम्पोर्टेंट है और इनके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी इम्पोर्टेंट हैं। तो आप यूनिट को बहुत ही अच्छे से पढ़ते हुए चलो। अगर समझ में आ रहा है ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे कुछ भी पूछ ले आप आराम से लिख देंगे, ठीक है। चलो, फिर आज का लेक्चर यहीं तक रखेंगे। ये क्वेश्चन हो गया, कल एक और क्वेश्चन करेंगे और फिर आगे का जो भी हमारा है ESR रिएक्शंस एंड ऑल केमिकल रिएक्शंस की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो आप इनको अच्छे से पढ़ो ताकि इस तरह के क्वेश्चन भी आप आसानी से बना पाओ। ओके, कल मिलते हैं।